आज हमारा जो स्पेशल चर्चा रहेगा, जो स्पेशल फोकस रहेगा वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी है। हम अपने दर्शकों को थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना चाहते हैं और उनके जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, आई होप कि इस FB लाइव के बाद उनके काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व भी हो जाएंगे और कोई क्वेरीज हैं तो वो हमसे पूछ भी सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? ब्रेस्ट कैंसर होता है कभी भी अगर कोई गांठ होती है, जिसको हम लंप या स्वेलिंग बोलते हैं, जो विमेन में या वेरी रेयरली बहुत कम लोगों में मेल्स में भी हो सकता है, तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। जिसमें गांठ होती है वो बढ़ती चली जाती है, काबू के बाहर होती है। वो एक बिनाइन ट्यूमर नहीं होता है, कैंसर होता है जो ब्रेस्ट से दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल सकता है। तो ये काफ़ी जानलेवा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा स्टेज में बढ़ जाए तो इसको जल्दी कैच करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम सबको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आज की डेट में सबसे कॉमन कैंसर है। महिलाओं का ये सबसे कॉमन कैंसर है, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो ये कैंसर के कारण जो डेथ होती है उसका भी कॉज ये सबसे नंबर 1 कॉजेज़ में पाया जाता है। तो कोई भी अगर लंप होता है ब्रेस्ट में, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, पर फिर भी कोई भी लंप हो, ये हमेशा एक अच्छी बात होती है अगर आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें। इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि वो अवॉइड ना करें, उसको डिले ना करें और डॉक्टर से मिलिए एक एग्जामिनेशन के लिए कम से कम, कि वो अगर बाय चांस कैंसर का लंप निकला तो उसका टाइमली मैनेजमेंट हो सकता है। तो क्या ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें पेशेंट्स को पता चल सकता है कि कहीं मेरे में ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा, बढ़ तो नहीं रहा है? सबसे कॉमन तो यही होता है कि ब्रेस्ट के अंदर गांठ होती है या किसी एक साइड के ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है। सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि ये जो गांठें होती हैं ज़्यादातर इनमें दर्द नहीं होता, तो हम इनको पेनलेस स्वेलिंग या पेनलेस लंप बोलते हैं। और अगर साइज़ में बढ़ता चला जा रहा है बिना दर्द का कोई भी गांठ है, आपको तुरंत ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए और एग्जामिनेशन कराना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है, अगर ब्रेस्ट की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उस पर अगर कोई भी चेंजेस आने शुरू हो जाएं, जैसे कि लालपन आ रहा है या फिर खुजली हो रही है, स्केलिंग हो रही है, वहाँ पे स्किन का जो टेक्सचर होता है वो बदलता चला जा रहा है, कई लोगों में अल्सर भी हो जाते हैं जिसको हम छाला बोलते हैं, ऐसे कोई भी अगर चेंज हो रहा हो या फिर ब्रेस्ट में एक जगह स्वेलिंग दिख रही हो, प्लीज़ अर्जेंटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भी आना चाहिए और एग्जामिनेशन कराना चाहिए ताकि वो आपको आगे टेस्ट के बारे में बता सकें। और जो तीसरा एक कॉमन सिम्टम होता है उसको बोलते हैं निपल डिस्चार्ज। तो निपल में भी कई बार चेंजेस होते हैं, डिस्चार्ज आ सकता है, डिस्चार्ज ब्लडी भी होता है, उसमें कई बार पानी जैसा डिस्चार्ज भी आता है, पस जैसा भी आ सकता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है या निपल अंदर खींचा चला जा रहा है, उसकी स्किन में कोई चेंज आ रही है, निपल पे भी अगर कोई इचिंग हो रही है, स्केलिंग हो रही है, लालपन आ रहा है या छाला बन रहा है, तो ये भी एक सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। कई बारी क्या होता है, थिकनेस हो जाती है, ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो गाढ़ी होती चली जाती है, उसमें जैसे ऑरेंज का पील होता है, पकरिंग बोलते हैं जिसको, वैसी अपीयरेंस आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक साइन होता है कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है जो अंदर बढ़ता चला जा रहा है, और आपको ज़रूर डॉक्टर के पास आके मिलना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारे पास पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं अपना रिस्क कैसे कम कर सकता हूँ। अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी की फैमिली में भी है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों को रिस्क रहता है। तो कई पेशेंट्स हमें आके पूछती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ जिस ताकि मेरी फैमिली मेम्बर को ब्रेस्ट कैंसर है पर मेरे को ना हो। तो हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं रिस्क फैक्टर्स को, कई होते हैं मॉडिफाइबल, कई होते हैं अनमॉडिफाइबल। अनमॉडिफाइबल वो होते हैं जिन पे हम कोई काबू नहीं कर सकते, जो नेचर के हिसाब से, जो बायोलॉजी के हिसाब से जिनका रिस्क ज़्यादा है तो उनका ज़्यादा रिस्क रहेगा ही। ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? बढ़ती एज होती है, तो 40 ईयर्स के बाद जैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता चला जाता है, स्पेशली हर 10 ईयर्स में जो रिस्क होता है बढ़ता चला जाता है। तो ज़्यादातर हम ब्रेस्ट कैंसर ओल्डर विमेन में देखते हैं। और दूसरा जो अनमॉडिफाइबल फैक्टर होता है
मान लीजिए अगर किसी के जो पीरियड्स हैं वो जल्दी शुरू हुए थे लाइफ में, 12 साल की उम्र से कम में हुए थे, या किसी का मेनोपॉज होता है कि जब औरतों का पीरियड बंद हो जाता है, उनका मेंसेस बंद हो जाता है, उसकी एज अगर लेट होती है, नॉर्मल टाइम से ज़्यादा लेट होती है, तो ऐसे लोगों में पाया गया है इनको रिस्क ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि 100% सारी ऐसे विमेन में ब्रेस्ट कैंसर ज़रूर होगा, पर हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड नॉर्मल पॉपुलेशन जिनके टाइम पे पीरियड आए या फिर जल्दी टाइम पे मेनोपॉज हुआ था। तीसरी बात होती है जेनेटिक्स। तो वो अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री है या हमारे जेनेटिक्स में, हमारे जीन में कोई ऐसा म्यूटेशन है जिससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, फैमिली हिस्ट्री स्पेशली जिनमें यंग लोगों में 50 साल की कम की उम्र में जिनको ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवरी का कैंसर हुआ है, ऐसी फैमिलीज़ में कई बार म्यूटेशन पॉजिटिव हो सकती है। सबसे कॉमन होता है ब्राका म्यूटेशन। इसके बारे में आजकल बहुत से लोगों को मालूम होता है। तो ये भी एक अनमॉडिफाइबल फैक्टर है जिसमें अगर ये किसी की फैमिली में म्यूटेशन पाई गई है तो उन लोगों का रिस्क ज़्यादा होता है। इनको ज़रूर रेगुलरली डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए ताकि हम उनको स्क्रीनिंग के बारे में गाइड कर सकें। तो ये कुछ ऐसे अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हाँ, अगर ये मेरे फैमिली में है या मेरे बॉडी में है तो मेरे हो सकता है रिस्क ज़्यादा हो, तो मुझे स्क्रीनिंग और ज़्यादा क्लोजली करानी पड़ेगी, चेकअप और क्लोजली कराना पड़ेगा। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स। ये होती हैं जिनका हम उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ओबेसिटी, जिसको बोलते हैं मोटापा। अगर अनहेल्दी वेट गेन है, किसी की फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, उनको वेट गेन ज़्यादा है, तो जिन इंडिविजुअल्स का अपने हाइट के और एज के हिसाब से अगर उनका वेट ज़्यादा है, ऐसे लोगों में पाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल्स। और दूसरा होता है मॉडिफाइबल फैक्टर, मान लीजिए जो अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, ऐसी लेडीज़ में भी ब्रेस्ट कैंसर का फिर चांस बढ़ जाता है। तीसरा होता है कि मान लीजिए कि प्रेगनेंसी जो होती है, अगर प्रेगनेंसी टाइम पे ना की गई, टाइम पे करना मतलब 35 ईयर्स से अगर लेट हो जाता है पहला बच्चा पैदा करना, तो ऐसी फीमेल्स में देखा गया है कि इनका चांस ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर जिन्होंने 35 ईयर्स से पहले प्रेगनेंसी कंप्लीट कर ली है, एटलीस्ट 1 प्रेगनेंसी कंप्लीट कर ली है। और अगर बिल्कुल ही प्रेगनेंसी नहीं हुई किसी की, अगर बिल्कुल कभी भी कोई बच्चा पैदा नहीं किया गया है, प्रेगनेंसी नहीं की गई है, इन लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर का फिर चांस बढ़ जाता है। तो कई विमेन होती हैं जो हार्मोनल मेडिकेशन पे होती हैं, अलग अलग कंडीशंस में कई बार ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए, तो इन लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। ये सारे कुछ ऐसे मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कई चीज़ें होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ताकि हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम रहे। कहने को तो सब में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क सेम होता है, पर जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर अगर प्रेजेंट करता है, कैसे प्रेजेंट करता है, हमने आज उसके बारे में भी बात की, और किन लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है उसके बारे में भी बात की। अब मान लीजिए अगर किसी को लंप है तो डायग्नोसिस कैसे इस्टेब्लिश करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर लंप आ गया है, आप अपने डॉक्टर के पास आए हैं, हम आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताएंगे जो ज़रूरी होते हैं, पहली बार डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए, दूसरा उसको कंफर्म करने के लिए, स्टेजिंग करने के लिए कि आगे अब ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम उस केस में। तो पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं लंप के, सबसे पहले हम एक स्पेशल एक्सरे मांगते हैं जिसको मैमोग्राम बोलते हैं। मैमोग्राम एक ब्रेस्ट का एक्सरे होता है जो 40 साल की उम्र की ज़्यादा औरतों में कराया जाता है। अगर 40 साल से उम्र कम होती है तो हम उनमें अल्ट्रासाउंड भी मांग सकते हैं। ये देखने के लिए होता है कि जो गांठ है वो उसी ब्रेस्ट में है, कितनी बड़ी गांठ है, उसका साइज़ क्या है, क्या दूसरी ब्रेस्ट में भी कोई गांठें हैं जो छोटी छोटी हैं, जो फील नहीं हुई हैं अभी। इससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये सच में कैंसर जैसा ही लग रहा है। जो गांठ है मैमोग्राम पे पता चल जाता है हमें कि अगर कैंसर का शक ज़्यादा है और अगर एक है या एक से ज़्यादा है। फिर जब हम ये टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में हम बायोप्सी मांगते हैं। बायोप्सी एक सिंपल सा नीडल टेस्ट होता है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है जिससे ताकि दर्द ना हो पेशेंट को। और एक सिंपल नीडल टेस्ट होता है जिससे हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं उस लंप में से।
ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहली बात, इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। क्योंकि जैसे हमने पहले शुरुआत में डिस्कस किया था कि हर लंप कैंसरस नहीं होता है, पर उसको चेक करने के लिए और कंफर्म करने के लिए हमें बायोप्सी टेस्ट कराना होता है। दूसरा होता है इसका इम्पोर्टेंस कि एक बार जब कंफर्मेशन हो गया है ये ब्रेस्ट कैंसर ही है, कुछ ऐसे रिसेप्टर टेस्ट होते हैं जो आजकल सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में कराना मैंडेटरी है। वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन है, क्योंकि इन्हीं टेस्ट के बेसिस पे हम आगे इनका ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाएंगे। तो कुछ स्पेशल रिसेप्टर टेस्ट किए जाते हैं जो उसी टुकड़े पे, जो बायोप्सी की जांच होती है उसी टुकड़े पे किए जाते हैं। उसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं, और इससे हमें ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग टाइप्स मालूम पड़ते हैं। तो कई ब्रेस्ट कैंसर होती हैं जो हार्मोन पॉजिटिव हो सकते हैं, कई होती हैं जो हार्मोन नेगेटिव होते हैं। फिर एक HER2 नाम का टारगेट होता है जो हमें चेक करना होता है कि ब्रेस्ट में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या सारे ही रिसेप्टर्स नेगेटिव हैं। ये अलग अलग टाइप के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट प्लान आगे पेशेंट का करना है, और क्या वो कम रिस्क वाला ब्रेस्ट कैंसर है या ज़्यादा रिस्क वाला ब्रेस्ट कैंसर है। ये सब होने के बाद में हमारा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसमें हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग का मतलब होता है क्या ये कैंसर है सिर्फ ब्रेस्ट में है या ब्रेस्ट से बाहर भी कहीं फैल गया है। इसको हम पेट सीटी स्कैन बोलते हैं। आजकल मैक्सिमम सेंटर्स में पेट सीटी स्कैन अवेलेबल है, तो उससे हम ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि या ये स्टेज 1, 2, 3 या स्टेज 4 है, ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट से बाहर फैल गया है, आर्मपिट में, एक्जिला में फैला है, या और किसी बाकी ऑर्गन्स में भी फैल गया है। हमें इतनी सारी जानकारी कलेक्ट करने में जो 2-3 दिन लग जाते हैं, फिर हम पेशेंट को गाइड कर पाते हैं कि क्या हम उनका ट्रीटमेंट सर्जरी से कर सकते हैं या नहीं। अगर स्टेज 4 नहीं है तो स्टेज 1 से स्टेज 3 पेशेंट्स में सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना ब्रेस्ट लूज़ करना ही पड़ेगा। कई सर्जरीज होती हैं जिसमें ब्रेस्ट रिमूवल पूरा होता है, कई होते हैं जिसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी हो सकती है। फिर कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं, कितनी लंबी कीमोथेरेपी देनी है, एंड हार्मोन थेरेपी चाहिए या नहीं चाहिए। फिर आजकल टारगेटेड थेरेपी होती है कि अगर HER2 पॉजिटिव पेशेंट है तो उसमें टारगेटेड थेरेपी भी यूज़ होता है। और बाकी इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। ये एक न्यू मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, ये भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं उसके बेसिस पे हमें मालूम पड़ जाता है। तो ये बात होगी डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की। पर अच्छा नहीं होगा कि अगर हमें जल्दी से जल्दी मालूम पड़ जाए कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, सिम्टम होने से पहले ही पता चल जाए, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्शन होता है उतनी ही लाइव्स हम सेव कर सकते हैं। स्टेज 1 में अगर ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जाता है तो 90% चांस होता है क्योर होने का, और जैसे जैसे स्टेज बढ़ता चला जाता है वो चांस ऑफ सर्वाइवल भी कम होता जाता है, 80% से 70%, 70% से अनक्योरेबल। तो हम चाहेंगे मैक्सिमम पेशेंट्स अर्ली स्टेज में कैच हो, और वो होते हैं स्क्रीनिंग के द्वारा। स्क्रीनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल होता है वो मैमोग्राफी है, जिसके बारे में मैंने बात की है। तो 40 ईयर्स से जो ज़्यादा बड़ी विमेन होती हैं उनमें मैमोग्राम ज़रूर कराना चाहिए हर साल में एक बारी। अपने डॉक्टर से मिलिए, हमसे आके मिलिए, उसके बारे में समझिए, एग्जामिनेशन कराइए। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम आपको सिखाते हैं कि हर महीने विमेन अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं। घर पे भी ये एग्जामिनेशन हो सकता है, और कभी भी अगर उनको लगे कि मुझे गांठ फील हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से आके मिल सकते हैं। रूटीन हेल्थ चेकअप में अपना 1 ईयर मैमोग्राम ज़रूर कराना चाहिए, तभी हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर विक्ट्री कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही हाईली क्योरेबल कैंसर है अगर टाइमली कैच किया जाए। तो आई होप आज मैंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया है, और अगर और कोई भी डाउट्स हैं आप हमें आके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।